मॉर्निंग फ्रेंड। आज JIBCIB बैंक प्रमोशन मटेरियल आपका प्रोविजनिंग ऑफ NPA और NPA के बारे में और एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में बताने वाला है और इसका एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप हमारे वीडियो पे बने रहें। प्रोविजनिंग से पहले आप लोगों को NPA जानना जरूरी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट क्या होता है? जो हमारे लिए अर्न करके दे रहा है उसे एसेट कहते हैं। लायबिलिटी क्या होता है? जो हमारे लिए बाद में हमें उसे कुछ देना पड़े, हमारे ऊपर बोझ है। जैसे कोई बेटा आपका अर्न नहीं कर रहा तो आपके लिए वो बोझ है, आप उसके हर चीज़ के लिए खर्चा कर रहे हैं, उनका स्टडीज़ के लिए, जब तक वो अर्न नहीं करते हैं। जब वो अर्न करने लगते हैं तो एसेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एसेट हमारे बैंक के लिए क्या होता है? लोन। लोन हमें हर दम कमा के देता है। लायबिलिटी क्या होता है? जो हमारे लिए डिपॉजिट पर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाते हैं, इसका मतलब वो हमारे लिए लायबिलिटीज है, हमको उसको पे करना है। और एसेट में हम उससे कमाई कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। NPA में बहुत तरह का NPA होता है, आप लोग भी जानते हैं। क्या है कि बैंक में काम कर रहे हैं, टर्म लोन होता है, एक CC होता है, एग्रीकल्चर लोन होता है, एक गवर्नमेंट लोन होता है, बहुत सारा तरह का लोन होता है, FDR लोन होता है। तो कौन सा लोन में क्या NPA किस तरह से कंसिडर किया जाता है, ये आपको डिस्कस कर देते हैं थोड़ा। टर्म लोन जो होता है जिसमें EMI आपका नहीं चुका पाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि NPA कहते हैं। यदि 90 डेज तक कोई पैसा आपको चुका नहीं रहा तो NPA में काउंट होता है। CC अकाउंट और OD अकाउंट आप लोग जानते हैं, कैश क्रेडिट अकाउंट होता है, जो स्टॉक के किसी भी कस्टमर्स को स्टॉक्स के लिए या उसके खर्चा के लिए दिया जाता है। 1 साल के लिए लोन होता है, उसके बाद ये रिव्यू होता है, क्योंकि 1 साल के बाद हमको देखना पड़ता है कि वो कस्टमर हमारे लोन को किस तरह से पे कर रहा है। स्टॉक स्टेटमेंट उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आउट ऑफ ऑर्डर होता है। CC और OD हरदम हम लोग आउट ऑफ ऑर्डर 90 दिन के लिए हो गया या वो रिन्यू नहीं किया। मान लीजिए 1 साल तक लिया, उसके बाद 180 दिन तक वो रिन्यू नहीं कर रहा, फिर से उसको लोन को लेने की कोशिश नहीं किया जा रहा, कि वो 12 मंथ के लिए होता है CC। 12 मंथ के बाद हम लोग उसको देखते हैं कि उसको रिन्यू करना होता है। वो खुद रिन्यू करने के लिए हमें एप्लीकेशन देते हैं। तो यदि 90 डेज तक यदि आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, वो मैं इंटरेस्ट आउट ऑफ ऑर्डर में बताऊंगा आपको। और एक होता है रिन्यूअल 180 दिन तक, मीन्स 6 महीना तक यदि रिन्यू नहीं करते तो उसको भी हम लोग NPA में कंसिडर करते हैं, क्योंकि उससे हमारा अर्निंग बंद हो जाता है। और स्टॉक स्टेटमेंट क्या होता है कि 3 महीना तक ना दे तो उसको आउट ऑफ ऑर्डर में कंसिडर होता है। खाता में 90 दिन तक यदि किसी भी CC खाता के अंदर में 90 दिन तक पैसा वापस नहीं आए, इंटरेस्ट नहीं सर्व कर रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा आउट ऑफ ऑर्डर का केस होता है, ठीक है। और हमारा होता है कि 180 दिन तक यदि स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिया तो वो भी हम लोग आउट ऑफ ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। एग्रीकल्चर लोन क्या होता है? उसमें क्रॉप सीजन होता है। 2 टाइप का क्रॉप सीजन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप वो क्रॉप है जिसमें 2 सीजन में हमें पैसा वापस आना चाहिए इंटरेस्ट के साथ, या इंटरेस्ट हमारा आना चाहिए, इंटरेस्ट हमारा पे होना चाहिए, उसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एक क्रॉप सीजन होता है। तो कभी कल क्वेश्चन पूछता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में कितना दिन के बाद इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए, तो 2 क्रॉप सीजन के बाद हमको पैसा आना चाहिए। लोन अगेंस्ट लिक्विड सिक्योरिटी। लिक्विड सिक्योरिटी के जानते हैं आप लोग, एक डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट होता है, FDR लोन, NSC, LIC, KBP। ये जब तक इस केस में जब तक हम लोग इसको ट्रीट नहीं करते NPA, जब तक इसका अमाउंट जो सिक्योरिटी वैल्यू है वो ज़्यादा ना हो जाए। मान लीजिए FDR का लोन लिया है कोई 10 लाख का, FDR वैल्यू है आपके पास 10,50,000 और उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 10,15,000। 10,15,000 आउटस्टैंडिंग पर वैल्यू उसका कितना, FDR का भी, सिक्योरिटी का वैल्यू आपका 10,50,000 है। इसका मतलब वो हमारा NPA में नहीं कंसिडर होगा। अच्छा, गवर्नमेंट में 2 टाइप का गवर्नमेंट होता है, आप लोग भी जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट के केस में सभी चीज़ NPA का रूल अप्लाई होता है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में ना NPA होता है ना प्रोविजनिंग होता है। प्रोविजनिंग भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए ये बताया जा रहा है। अच्छा, सिक्योरिटी के ऊपर भी एक कंसीडर होता है। मान लीजिए सिक्योरिटी 50% से कम हो जाए आउटस्टैंडिंग अमाउंट से, रियलाइजेशन वैल्यू 50% से कम हो जाए आउटस्टैंडिंग से, तो उसको डाउटफुल कैटेगरी में डाल देंगे। मान लीजिए 50% से कम वैल्यू हो गया और 10% से भी कम हो गया, मान लीजिए जो सिक्योरिटी दिया उसका 10% से भी कम हो गया सिक्योरिटी, तो इज लेस देन हो गया 10% से भी, तो उसको लॉस अकाउंट डायरेक्टली कंसिडर करेंगे, उसको कोई भी वो नहीं होता है। चलिए आपको थोड़ा सा मैं एसेट क्लासिफिकेशन भी बता देता हूँ। एसेट क्लासिफिकेशन, एसेट हमारा जो बैंक का होता है 4 टाइप का होता है, एक स्टैंडर्ड एसेट होता है, एक सब स्टैंडर्ड होता है और डाउटफुल लॉस।
स्टैंडर्ड एसेट जो होता है जो परफॉर्म कर रहा, उसमें भी 3 कैटेगरी होता है, एक SMA 1, SMA 0, SMA 1, SMA 2। SMA 0 जो होता है उस टाइम से आउट ऑफ ऑर्डर होने का केस स्टार्ट होता है, ऐसे स्पेशल मेंशन अकाउंट करते हैं उसको। SMA 1 में 1 से लेकर 30 दिन तक यदि वो पैसा नहीं देता तो उसको SMA 0 में डालते हैं। SMA 1 में 31 से 60 और SMA 2 में 61 से 90 डेज के लिए। सब स्टैंडर्ड 90 दिन के बाद स्टार्ट होता है और 1 साल तक चलता है। और उस सब स्टैंडर्ड का केस में हो गया। डाउटफुल का केस में होता है हमारा, डाउटफुल 3 टाइप का होता है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। डाउटफुल 1 जो होता है सब स्टैंडर्ड से 1 साल, और डाउटफुल 2 जो होता है डाउटफुल 1 से लेके 2 साल, मीन्स 1 से लेके 2 साल। और डाउटफुल 3 जो होता है उसके बाद लॉस एसेट, जब हमारा कभी भी कोई ऑडिटर आके पकड़ ले कि हमारा लोन ख़राब हो चुका है तो उसको लॉस एसेट में कंसिडर करते हैं। आप लोग को ये सिक्योरिटी वैल्यू वाला जो है प्रोविजनिंग का एक सवाल आता है हरदम कि प्रोविजनिंग हम क्यों करते हैं, क्या हम स्टैंडर्ड एसेट का प्रोविजनिंग करते हैं? ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ दे तो क्या बोलिएगा? प्रोविजनिंग हर टाइप का एसेट्स का होता है, ये दिमाग में डाल लीजिए। कोई भी एसेट हो, वो सब स्टैंडर्ड एसेट हो, परफॉर्मिंग हो, स्टैंडर्ड एसेट हो, एवरी एसेट्स को हम लोग लॉस एसेट हो, लॉस एसेट में ज़्यादा करना पड़ता है और स्टैंडर्ड एसेट में कम करना पड़ता है। मान लीजिए स्टैंडर्ड एसेट के अंदर में ये एक मैं चार्ट आपको आगे स्लाइड में है हमारा, मैं आपको दिखाऊंगा। डायरेक्ट स्टैंडर्ड एसेट में क्या होता है कि एग्रीकल्चर हो, SME हो, हाउसिंग लोन हो तो उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 0.25% करते हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस का। और नॉर्मल रेट होता है किसी भी लोन का 0.40। यदि रियल एस्टेट है तो 1% करते हैं आउटस्टैंडिंग का। स्टैंडर्ड एसेट का सब लोन जो होगा, जो लोन का अमाउंट का आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर करते हैं, ठीक है। और सब स्टैंडर्ड केस का भी हम लोग आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर ही करते हैं। और डाउटफुल का रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का वैल्यू कितना है उसके ऊपर हम लोग करते हैं। तो ये दोनों चीज़ आप लोगों को समझना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्ट एग्रीकल्चर के लिए 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग आपको पैसा रखना पड़ेगा। नॉर्मल रेट में कोई भी लोन हो, नॉर्मल कोई भी लोन हो उसका 0.40 ऑफ आउटस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। रियल एस्टेट के लिए 1% रखना पड़ेगा, रेजिडेंशियल के लिए 0.75% रखना पड़ेगा। हाउसिंग लोन टीजर रेट पे लिया गया है तो उसको 2% आउटस्टैंडिंग में रखना पड़ेगा। और नॉर्मल रेट सब स्टैंडर्ड के केस में 15% रखना पड़ेगा यदि सिक्योर्ड है, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 20% और अदर के केस में 25%। ये सब स्टैंडर्ड का केस में यदि सब स्टैंडर्ड में घुस गया है तो डाउटफुल के केस में क्या होता है उसका सिक्योरिटी के 25% रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी पे हम लोग रखते हैं। डाउटफुल 2 में 40%। और लॉस एसेट का जो भी सिक्योरिटी का रखते हैं रिलाइजेबल, और जो अमाउंट जो बच गया सिक्योरिटी के बाद उसका हम लोग 100% करते हैं डाउटफुल 1 में। हम दो चीज़ समझ लीजिए, डाउटफुल 1 में क्या होता है, 2 केस होता है। एक तो जो सिक्योरिटी का करना होता है, जो सिक्योरिटी हम लोग को दिया है, जमा किया है, और जो विदाउट सिक्योरिटी में है वो दोनों को अलग अलग करते हैं। तो रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इसीलिए आता है यहाँ पर कि यहाँ पर डाउटफुल 1 के केस में 25% आप किसका कीजिएगा, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी पे कीजिएगा। और उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है जो जिसका सिक्योरिटी, मान लीजिए कोई लोन लिया 100 लाख का, जिसमें 100 लाख का लोन में वो 30 लाख का सिक्योरिटी दिया है और 70 लाख का उसका सिक्योरिटी नहीं है, तो 70 लाख का तो 100% होगा, 100% होगा क्योंकि वो तो सिक्योरिटी नहीं है। और जो सिक्योरिटी दिया है 30 लाख का उसका भी 25% करेंगे। और डाउटफुल 1 का केस में उसी तरह डाउटफुल 2 होगा और सेम केस है 30 और 70, तो 40% करेंगे रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मैंने जो सिक्योरिटी हमारे हमको दिया है उसका 40% करेंगे, और जो अनसिक्योर्ड अमाउंट है उसका 100% करेंगे। डाउटफुल 3 कैटेगरी में 100% करेंगे रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का भी, और लॉस जो सिक्योरिटी नहीं है उसका भी 100%, मैंने दोनों का केस में 100% ही होता है। तो ये हमारा प्रोविजनिंग का कुछ चीज़ आपको बताए हैं। अब हम आपको क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चंस है प्रोविजनिंग न्यूमेरिकल फॉर CIB मॉड्यूल 4। यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन ए लोन अकाउंट द बैलेंस आउटस्टैंडिंग इज ₹10 लाख एंड कवर ऑफ 75% इज अवेलेबल फ्रॉम CGTMSE। द अकाउंट हैज बीन डाउटफुल सिंस 01/04/2010 and the value of security held is ₹2 lakh. What is the total provision to be made for this account as on 31st March 2012? तो ये JIB का भी एग्ज़ाम में भी आता है, बैंक एंड प्रमोशंस का भी मटेरियल में भी आता है, आपको CIB में भी आता है, ये सब जगह पूछा जाता है इस टाइप का सवाल। तो आप लोग को इसका टोटल आइडिया होना चाहिए,
तो आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन है 10 लाख रुपया का एक लोन आउटस्टैंड है, मीन्स उसको चुकाना है। अब 75% CGTMSE, उसको CGTMSE आप लोग जानते हैं, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस की तरफ से उसको कवरेज मिल रहा है लोन को, मीन्स उसका पैसा यदि वो डिफ़ॉल्ट होता है तो CGTMSE आपको पे करेगा। द अकाउंट डाउटफुल हुआ है 1/4/2010 से, और उसके बाद वो दो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो दिया है, मैंने बैंक को अपना जो सिक्योरिटी दिया होगा वो 2 लाख रुपये का दिया है। प्रोविज़न करना है हमको 31/3/2012 को, हम इस अकाउंट को ऊपर सोच रहे हैं। तो 1 साल के अंदर डाउटफुल 1 में था, 1 साल के बाद वाला मैं केस में बताया था मैं डाउटफुल 2 में होता है। तो आप लोग को ये समझना होगा कि डाउटफुल 1 क्या है, डाउटफुल 2 क्या है, ठीक है। और डाउटफुल 2 का केस में हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलिए, आगे आपको मैं डाउटफुल 2 का केसेस को मैं समझाऊंगा। तो नंबरी ऑफ प्रोविजंस परसेंटेज में बताने जा रहा हूं, जो आप लोग को इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ही सहायक होगा। उससे पहले मैं स्टैंडर्ड एसेट बताता हूं। स्टैंडर्ड एसेट जो एसेट होता है जो परफॉर्म कर रहा है, मैं बोला था कि क्वेश्चंस आते हैं कि क्या स्टैंडर्ड एसेट का हम लोग प्रोविजनिंग करते हैं, तो हाँ करते हैं। स्टैंडर्ड एसेट का जो प्रोविजनिंग होता है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर होता है, जो जितना लोन अमाउंट है उस पर होता है, ना कि उस पर सिक्योरिटी वैल्यू पर होता है, ना किसी पर होता है। उसके स्टैंडर्ड एसेट के केस में भी 2 चीज़ होता है कि यदि कोई स्टैंडर्ड एसेट है, मान लीजिए 10 लाख का लोन है, 10 लाख का सिक्योरिटी है, और अभी 10 लाख का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा, वो 13 लाख हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा, 3 लाख रुपया बढ़ा है, इसका मतलब 30% बढ़ गया। तो उसको कोई भी कैटेगरी में नहीं रखेंगे, वो स्टैंडर्ड एसेट में ही काउंट होगा। यदि वो 10 लाख का लोन है और 10 लाख का ही सिक्योरिटी है, और अब लोन हमारा हो गया है 16 लाख, तो 16 लाख हो गया तो इसका मतलब वो 50% से ऊपर हो गया है, तो वो डाउटफुल में चला जाएगा। यदि 10 लाख का लोन है, 10 लाख का सिक्योरिटी ही दिया है, और अब वो उसका वैल्यू जो लोन का है आउटस्टैंडिंग वैल्यू हो गया है 19 लाख, तो 19 लाख होने से तो आपका क्या हो गया, 19 लाख से जैसे ऊपर हो जाएगा तो वो लॉस एसेट में काउंट होगा, मीन्स वो लॉस एसेट का उसका प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, वो उस टाइप का ही होता है। ये आप लोग को ये स्टैंडर्ड एसेट में ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड एसेट का जनरल अकाउंट्स के लिए कितना प्रोविजनिंग करते हैं। जनरल अकाउंट हो, कोई भी लोन अकाउंट हो, उसका 0.40 ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो लोन अमाउंट का जो आउटस्टैंडिंग है, मैंने 10 लाख का लोन लिया है, जो बचा है, मान लीजिए वो 4 लाख चुका दिया, तो 6 लाख का ऊपर उसका 0.40 निकलेगा। डायरेक्ट एग्रीकल्चर और SME का 0.25 मान लीजिए 10 लाख का लोन लिया है, वो 3 लाख चुका दिया एग्रीकल्चर SME में, तो उसके पास सिर्फ 7 लाख का बचा आउटस्टैंडिंग, उस आउटस्टैंडिंग का हम लोग 0.25% निकालेंगे। कॉमर्शियल रियल एस्टेट का भी वही है, यदि कोई 10 लाख का लोन लिया है, 8 लाख चुका दिया, तो सिर्फ 2 लाख का 1% उसका निकाल के हम लोग रख देंगे, क्योंकि वो परफॉर्मिंग है। टीजर होम लोन है तो उसका भी प्रोविज़न भी हम लोग उसी तरह करते हैं, 0.40 आफ्टर 1 ईयर, और उसके बाद इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जानते हैं टीजर होम लोन के स्टार्टिंग में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, बाद में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है, तो उसका 2% कर देते हैं, ठीक है। और न्यू स्ट्रक्चर अकाउंट, कोई भी स्ट्रक्चर हुआ, मीन्स रीस्ट्रक्चर हुआ, फिर से बना, मैंने मान लीजिए वो चुका नहीं पा रहा था, उस कारण बस उसको फिर से रीस्ट्रक्चर करना पड़ा, तो उसको 5% करते हैं। एग्जिस्टिंग अकाउंट रीस्ट्रक्चर अप टू 13, यदि ये रीस्ट्रक्चर वाला केस में 14 तक का था 3.5%, 15 तक का था 4.25%, और 16 तक का था 5%। अब आ जाइए इम्पोर्टेंट, जो हम लोग इम्पोर्टेंट अभी स्टैंडर्ड एसेट के बारे में पढ़ रहे थे। स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट के क्वालिटी में क्या होता है कि 2 पार्ट होता है, एक सिक्योर पार्ट होता है, एक अनसिक्योर पार्ट होता है। सिक्योर पार्ट वो पार्ट है जिसमें वो सिक्योरिटी दिया होगा लोन लेने के टाइम में, उसको सिक्योर पार्ट कहते हैं, और उसी को कहते हैं रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। एक होता है, मान लीजिए 10 लाख का लोन है, 3 लाख को सिक्योरिटी दिया था, तो 10 लाख का लोन का अलग हो, 10 लाख का लोन पे आउटस्टैंडिंग पे नहीं होगा। मान लीजिए वो 10 लाख लोन अभी आउटस्टैंड कर रहा, मीन्स अभी उसको चुकाना है, और उसका सिक्योरिटी अभी 3 लाख है, तो हम उसका 10 लाख पे प्रोविजनिंग नहीं करेंगे, सिक्योर्ड का अलग करेंगे, अनसिक्योर्ड पार्ट को अलग करेंगे। मीन 10 लाख का सिक्योर्ड जो पार्ट होगा उसका रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना है, अभी 3 लाख है, 3 लाख का 15% कर देंगे, और 7 लाख का 25% कर देंगे। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंट होगा, तो सिक्योर्ड पार्ट जितना होगा, मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लोन लिया होगा, बिल्डिंग विल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया होगा, तो उसको 20% 15% करेंगे सिक्योर पार्ट को, और 20% करेंगे उसका अनसिक्योर पार्ट को। डाउटफुल जो है अप टू 12 मंथ, उसको डाउटफुल 1 कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का हम लोग पर 25% करते हैं, और जो सिक्योरिटी नहीं है, मान लीजिए 10 लाख का लोन है, 3 लाख का केस, सेम केस को डिस्कस करें, 10 लाख का लोन है, 3 लाख का उसके पास सिक्योरिटी है, 3 लाख का 25% निकालेंगे, और 7 लाख का 100 पूरा लेंगे, मतलब 100%। 7 लाख का 100% में 7 का 7 लाख तो प्रोविजन करना पड़ेगा, जो अनसिक्योर्ड पार्ट है, और जो सिक्योर पार्ट है उसका 25%। डाउटफुल 2 में 12 महीना का बाद और अप टू
2 ईयर्स, मैंने 2 ईयर्स में 3 ईयर्स, 12 महीना से लेकर 2 साल, 2 साल में अप टू 3 ईयर्स तक का आपको 40% का सिक्योर पार्ट का कीजिएगा और अनसिक्योर पार्ट का 100% कीजिएगा। डाउटफुल 3 में सब पार्ट का 100%, लॉस अकाउंट का भी 100%। ये तो आपको हम बता दिए प्रोविजनिंग का केसेस, प्रोविजनिंग किस तरह से करते हैं। अब क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर्स बताएंगे। क्वेश्चंस में क्या था, 10 लाख का लोन था, 2 लाख का सिक्योरिटी दिया हुआ था, उसमें 10 लाख का लोन पे 2 लाख का सिक्योरिटी दिया है, तो उस सिक्योरिटी को हम लोग क्या करेंगे, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी निकालेंगे। तो हम 10 लाख का लोन में से 2 लाख को माइनस कर देंगे तो 8 लाख हमारा बचेगा। एक कौन सा कैटेगरी में लोन था पहले मैं बता चुका था, डाउटफुल 2 कैटेगरी में है। तो इसका प्रोविज़न हम लोग कितना करेंगे, सिक्योर पार्ट का 40%, अनसिक्योर पार्ट का 100%, क्योंकि हर टाइम 100% होता है, पर इसमें CGTMSE कवरेज भी है हमारा 75%। तो जो लोन है अब देखिए सिक्योरिटी इसलिए माइनस किए हैं CGTMSE के लिए, CGTMSE और ये सब के लिए हमको जो CGTMSE कवरेज होता है या ECGC कवरेज होता है या DICGC कवरेज होता है या गवर्नमेंट कवरेज मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट कवरेज होता है, तो वो सब का हम लोग माइनस कर देते हैं कि वो हमको कहाँ से मिल जाएगा, CGTMSE पे कर देगा। अभी हमारा 8 लाख ही लोन है जिसको हमको लेना है, किससे, ब्रोवर से। 8 लाख का लोन के ऊपर में CGTMSE कवरेज हमको 75% मिलेगा, मीन्स 8 लाख का लोन पे 75% हमको कौन दे देगा, CGTMSE दे देगा, मैंने 6 लाख। तो अनसिक्योर्ड पार्ट कितना हो गया यहाँ पर, 2 लाख। 2 लाख का लोन का 100% करेंगे और जो सिक्योर पार्ट है, सिक्योरिटी है 2 लाख का, उसका हम लोग 40% करेंगे। तो यही आपका सोल्यूशन है। आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे मेरे तरफ से तो एक्सपेक्टेशन सही है। और यदि हमारे कुछ इस वीडियो में सुधार करना है या कुछ हम गलत बता दिए हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, आप लोग वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।